हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है दुग्ध रसायन। क्या है? दुग्ध रसायन। और अपने मेनली जो है इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जो मेन टॉपिक्स हैं वही करने हैं अपने को, बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा इसको अपने नहीं करेंगे। तो दुग्ध रसायन ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है आपके इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, दो इसमें से एमसीक्यू होंगे और दो अपने कह सकते हैं कि फिलअप होंगे। फिलअप यानी कि जो खालिस्तान होते हैं वो बड़े। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें दूध रसायन की, तो सबसे पहला बात यही आता है कि दूध दूध क्या होता है। तो ध्यान रखना, दूध जो होता है वो दुग्ध ग्रंथियों का स्त्राव होता है, ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। दूध ग्रंथियों से क्या होता है? स्त्रावित होता है, जिसका वो जो काम होता है वो नए शिशु, नवजात शिशु के पोषण का होता है। नवजात शिशु के पोषण का उसका पर्पज होता है। अब ये जो परिभाषा है वास्तव में क्या है कि जैविक परिभाषा या दूध की क्या है, सामान्य परिभाषा है। इसमें उस दूध को सम्मिलित नहीं किया गया जिसको अपने आम भाषा में खीस कहते हैं। दूसरा आता है दूध की व्यापारिक परिभाषा। क्या आती है? व्यापारिक परिभाषा या व्यवसायिक परिभाषा भी कह सकते हैं। तो व्यापारिक परिभाषा क्या कहती है कि जो अपने प्रसव होता है, प्रसव यानी अपने आम भाषा में बोलते हैं ब्याना, कि गाय ब्याने के बाद में, या ये कह सकते हैं कि डिलीवरी के बाद में। तो डिलीवरी के 10 दिन बाद व 15 दिन पहले, 15 दिन पहले का जो स्त्राव होता है, दुग्ध स्त्राव, दुग्ध स्त्राव जो होता है उसको क्या कहा जाता है? दूध कहा जाता है। ध्यान रखना, इस दूध में ना जो अपने खीस और दूध में अंतर किया गया, क्योंकि खीस ज्यादातर क्या होता है कि जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी के 10 दिन बाद तक खीस बनती है, उसके बाद खीस नहीं बनती। और इसने 10 दिन बाद वाला दूध शामिल किया है, इसका मतलब है कि इसमें खीस सम्मिलित नहीं हो रही। तीसरा इसमें जो आती है वो आती है रासायनिक परिभाषा। क्या आती है? रासायनिक परिभाषा। क्या होती है रासायनिक परिभाषा? वो देखो भाई, रासायनिक परिभाषा में क्या क्या कहता है कि दूध जो होता है वो स्मांग कोलाइडी विलयन है। स्मांग विलयन, स्मांग विलयन है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होती है, खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण हो गए, और उसके अलावा शर्करा होती है। और इसमें प्रक्षेपण माध्यम जो होता है, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम यानी कि जिसमें ये सारे घुले हुए हैं वो क्या होता है? जल होता है। तो ये है परिभाषाएं 3। तो रासायनिक परिभाषा क्या लिखेंगे कि दूध एक विषमांग विलयन है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और शर्करा जो होते हैं वो कोलाइडी अवस्था में उपस्थित होते हैं, और इसमें जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो क्या होता है? जल होता है। अगले आते हैं जल, जो दूध होता है उसके घटक, दूध के घटक यानी कि दूध किस किस से मिलकर बना हुआ है या दूध के अवयव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर अपनी बात करें तो वो आता है इसके अंदर वसा, दूसरा इसके अंदर आएगा शर्करा, तीसरा अगर इसमें बात करें तो आएगा प्रोटीन, चौथा अगर इसमें बात करें तो आएगा विटामिन, फिर अगर इसमें बात करें तो आएंगे इसमें खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण के नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आएंगे अपने एंजाइम, क्या आएंगे? एंजाइम। और सबसे लास्ट में अगर अपन इसमें बात करें तो वो आता है जल, और जल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आप कभी डेयरी पर दूध वगैरह देने गए हो तो आप पर देखना 2 वैल्यू होती है, एक तो होता है फैट, क्या होता है? फैट, और एक होता है
SNF। अब दोनों में फर्क क्या होता है? फैट तो देखो यही है, वसा, वसा कोई फैट बोलते हैं। अब वसा के अलावा ये जो चीजें रहेगी, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज या ये एंजाइम, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? SNF। SNF का फुल फॉर्म होता है सॉलिड नॉट फैट, सॉलिड नॉट फैट, यानी कि वसा रहित ठोस, वसा रहित ठोस। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना, वसा रहित ठोस। तो जहां पर भी मैं SNF बोल रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इन वसा और जल के अलावा जो बाकी सारी चीजें रहेगी दूध में, उसकी शर्करा, उसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, एंजाइम वगैरह, वो सारे इसके अंदर आ गए। अब अपने बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करें अगर वसा की, तो दूध में ध्यान देना दो टाइप की वसा होती है। एक होती है उसमें संतृप्त और दूसरी क्या होती है? असंतृप्त। ध्यान देना दूध में जो असंतृप्त वसा होती है वो लगभग होती है 43%। कितनी होती है? 43%। और जो संतृप्त होती है वो कितनी होती है? 57%। वहीं अगर अपने बात करें वसा में, जो वसा अम्लों की, तो उसमें देखना 33% जो होता है वो होता है ओलिक अम्ल। 33% क्या होता है? ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल। और 25% क्या होता है? पामीटिक अम्ल। ठीक है। इसके अलावा अगर अपने देखें वसा में, तो वसा जो होती है, तो 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है लगभग 9 कैलोरी, या 9.3, सॉरी, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? 1 ग्राम दुग्ध वसा से। और इसमें ध्यान रखना कि भैंस के दूध में वसा ज्यादा होती है और गाय के दूध में वसा क्या होती है? कम होती है। और दूध जो होती है, जो दूध में जो वसा होती है वो किस रूप में होती है? पायस के रूप में। किसके रूप में होती है? पायस के रूप में, जिसके कारण ये आसानी से पच जाती है, आसानी से पच जाती है। इसीलिए क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, ये आसानी से पच जाती है। वसा के बाद में अगला इसमें जो आता है वो आता है वसा के लाभ या वसा के गुण। तो देखो इसमें मेन बातें ध्यान रखनी है अपने को। पहला तो ये कि वसा जो होती है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, वसा की सहायता से हमारी जो त्वचा वगैरह होती है उसके निर्माण में सहायता होती है। कोशिकाओं के पोषण का काम करता है। दूध का विटामिन और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्राप्त होते हैं अपने को। और जो वसा अम्ल होते हैं, जैसे कि अगर अपने बात करें, जो लिनोलेइक एसिड होता है वो इसमें पाए जाते हैं। और एक और बात इसमें ध्यान रखना कि वसा में एक लेसिथिन नाम का यौगिक होता है। वसा में क्या होता है? एक यौगिक होता है, किस नाम का? लेसिथिन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वसा में एक लेसिथिन नाम का यौगिक पाया जाता है जो वसा को खराब होने से बचाता है। लेसिथिन, लेसिथिन नाम का यौगिक है जो वसा को खराब होने से बचाता है। वसा को खराब होने से बचाता है, होने से बचाता है। ठीक है। लेसिथिन नाम का यौगिक होता है जो वसा को खराब होने से बचाता है। वसा के बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है शर्करा। क्या आता है बच्चों? शर्करा। यह अपने कार्बोहाइड्रेट पे, तो दूध में ध्यान रखना शर्करा जो पाई जाती है वो होती है लैक्टोज। कौन सी होती है? लैक्टोज। और इसको इसलिए दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ये देखो अपने 10वें चैप्टर में भी किया था। दुग्ध शर्करा कहते हैं। अब लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है? ध्यान देना, एक तो होता है इसमें ग्लूकोज, होता है ग्लूकोज। और दूसरा इसके अंदर होता है गैलेक्टोज। क्या होता है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसी तरह ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है और क्रियात्मक समूह भी दोनों सेम होता है।
जो कि होता है लैक्टोज। वही अगर अपने बात करें ना लैक्टोज के बारे में कुछ और बातें, तो देखना लैक्टोज जो होता है दूध में मीठापन लेकर आता है। दूध में क्या लाता है? मीठापन लाता है। वही अगर अपने बात करें इसमें जो अपने कह सकते हैं कि ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, ध्यान रखना 1 ग्राम शर्करा जो होती है, ये वाली दुग्ध शर्करा की बात हो रही है यहाँ पे, उससे 4 कैलोरी ऊर्जा अपने को मिलती है। वहीं अगर अपने बात करें तो ये चीनी, क्योंकि शर्करा है ये, इसमें मिठास भी होती है, दूध में मीठापन लेकर आती है, तो ये सुक्रोज यानी चीनी जो होती है, सुक्रोज से 1/4 गुना मीठी होती है। सुक्रोज से 1/4 गुना इसमें मिठास होती है। और गाय के दूध में जो होती है लैक्टोज कम होती है, भैंस के दूध में लैक्टोज क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए अपने ये कह सकते हैं कि जो भैंस का दूध होता है उसमें मीठापन थोड़ा ज़्यादा होता है और गाय के दूध में मीठापन थोड़ा क्या होता है? कम। अब देखना इससे तो ऊर्जा मिल रही है अपने को 4 कैलोरी, और इससे पहले जो वसा की थी उससे ऊर्जा कितनी मिल रही थी? लगभग 9.3 कैलोरी। तो ध्यान रखना कि वसा में शर्करा की तुलना में, शर्करा यानी कि यहाँ पर ये लैक्टोज की बात कर रहा है, शर्करा से लगभग 2.25 गुना ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके अंदर आता है शर्करा के बाद में प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। शर्करा के बाद में क्या आता है? प्रोटीन आता है। और एक और बात इसमें देखना बच्चों की, ये जो शर्करा होती है ना, शर्करा जो दूध में होती है वो कोलाइडी अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? कोलाइडी अवस्था में, यानी कि कोलाइडी अवस्था में पाई जाती है। जैसे वसा थी वो इमल्शन या अपने कह सकते हैं पायस के रूप में थी, इसी तरह जो शर्करा होती है वो कोलाइडी अवस्था में होती है। सेम अगर अपने बात करें प्रोटीन की, तो ये भी किस अवस्था में होती है? कोलाइडी अवस्था में होती है। वहीं अगर अपने बात करें कि इसमें प्रोटीन होते कौन कौन से हैं, ध्यान रखना मेनली 2 या 3 प्रकार के प्रोटीन जो इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है इसमें कैसीन। क्या आता है? कैसीन। दूसरा इसमें आता है एल्बुमिन। क्या आता है? एल्बुमिन। तीसरा इसके अंदर आता है ग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन। 3 टाइप के प्रोटीन इसमें होते हैं। और ये जो कैसीन होता है इसमें 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट बात है। ध्यान रखना कि कैसीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है जिसमें 10 के 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब ये भी कोलाइडी अवस्था में होता है। और एक बात इसमें ध्यान देना कि ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये आसानी से मिल जाते हैं दूध में, इसलिए दूध को अपने ये कह सकते हैं कि संपूर्ण आहार की श्रेणी में भी रखा जाता है। अगर इसमें बात करें तो इसमें देखना ये जो कैसीन प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन में से 80% जो होती है वो क्या होती है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। अलग अलग दूध में जो प्रोटीन की मात्रा है वो अलग अलग होती है। और जो दूध होता है, टोटल दूध में कैसीन कितना होता है? दूध में कैसीन की मात्रा जो है वो कितनी होती है? लगभग ध्यान देना 2 से 2.5% ये मात्रा होती है कैसीन की दूध में। और वहीं अगर इसमें ये देखा जाए कि दूध में मतलब टोटल प्रोटीन कितना होता है, तो वो ध्यान देना कि दूध जो गाय का दूध होता है उसमें प्रोटीन होता है लगभग 3.5%, 3.5%। और जो भैंस का दूध होता है उसमें होता है लगभग 3.6%। तो ये भी आप तो इसमें ध्यान रखना। प्रोटीन के बाद में अगला इसमें आता है खनिज लवण। क्या आता है? खनिज लवण। तो खनिज लवण देखो भाई क्या होते हैं। खनिज लवण में देखो कैल्शियम आएगा, इसमें जिंक आएगा, सोडियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, आयरन आएगा, सल्फर, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारे आएंगे इसमें। ये सारे क्या होते हैं? खनिज लवण। अब खनिज लवण में आपको ध्यान क्या रखना है? इसमें रखने हैं आपको 2-3 रोगों के नाम, जैसे कि
बच्चों में होता है रिकेट्स रोग, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स, अगर खनिज लवणों की कमी है तो। इसी तरह जो अपने कह सकते हैं कि बच्चों से तो बड़े जो होते हैं, एक तो बच्चे हो गए इन्फेंट्स जो अपने चाइल्ड होते हैं, एक होता है अडल्ट यानी वयस्क जो होते हैं। तो वयस्कों में भी ध्यान रखना, इसकी कमी से जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से रोग हो जाते हैं। तो वयस्कों में कौन कौन से रोग होते हैं वो देखो। पहला इसमें हो गया ऑस्टोमेलेशिया और ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोमेलेशिया और दूसरा होता है ऑस्टोपोरोसिस। ठीक है, ये दो रोग होते हैं, इसमें से इन दो रोगों के नाम ध्यान रखना। अगर पूछा जाए ना कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो वो ये वाले होते हैं। अगला अगर इसमें बात करें तो देखना कि जो जितने भी हमारे शरीर में हड्डियां दांत वगैरह जो होते हैं उसके निर्माण में खनिज लवणों का काम होता है। जैसे हड्डियां होती है तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं और दोनों दूध में अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। दूध में कैल्शियम जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगला इसमें देखना खनिज लवण के बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है विटामिन। खनिज लवण के नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, विटामिन। तो देखो अपने बात की है पहले भी कि विटामिन दो होते हैं, एक तो वसा विलेय और एक जल विलेय। एक तो वसा में विलेय होते हैं और एक जल में विलेय होते हैं। अब वसा विलेय और विटामिन जो होते हैं और जल विलेय विटामिन जो होते हैं वो दोनों के दोनों दूध में पाए जाते हैं। तो वसा विलेय विटामिन हो गए बी और सी और जल विलेय हो गए ए डी ई के एच। ये सारे क्या हो गए, वसा विलेय विटामिन। एक बात ध्यान देना कि दूध में जल भी है और दूध में वसा भी है, इसलिए जल विलेय और वसा विलेय दोनों के दोनों विटामिन पाए जाते हैं। एक और बात देखना कि ये जो खनिज लवण होते हैं ना वो वास्तविक विलयन की रूप में उपस्थित होते हैं। किस रूप में उपस्थित होते हैं, वास्तविक विलयन के रूप में। और विटामिन जो है वो किस रूप में उपस्थित होते हैं, कोलाइडी विलयन। किस रूप में उपस्थित होते हैं, कोलाइडी विलयन के रूप में उपस्थित होते हैं। और सबसे लास्ट में अपने इसमें कह सकते हैं वो आते हैं एंजाइम्स या किण्वक। एंजाइम लास्ट इसमें कह सकते हैं अपने क्या आता है, एंजाइम। तो दूध में देखो कई सारे एंजाइम होते हैं, जैसे वसा पर काम करने वाला एंजाइम लाइपेज या लाइपेज, उसके अलावा लैक्टोज पर जो वसा जो अपने एंजाइम काम करता है वो हो गया, या लैक्टेज जो होता है। उसके अलावा फास्फेट वाले हो गए या ऑक्सीडेज हो गए, एल्डोलेज हो गए, केटलेज हो गए, ये सारे कई सारे एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं। और लास्ट है इसके अंदर क्या, जल। लास्ट क्या, सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी होती है जल की। तो जल ध्यान रखना अलग अलग पशुओं या अलग अलग एनिमल्स पर डिपेंड करता है कि उसके दूध में कितना जल होगा। ज़्यादातर जो भैंस का दूध होता है, भैंस का जो दूध होता है उसमें जल की मात्रा ज़्यादातर क्या रहती है, गाय के मुकाबले कम रहती है। भैंस के दूध में जो जल रहता है वो लगभग रहता है 83%। कितना, 83%। और जो गाय का दूध है उसके दूध में जो वसा की जो अपने जल की मात्रा रहती है वो लगभग रहती है 86%। क्योंकि भैंस के दूध में वसा ज़्यादा होती है तो जल थोड़ा क्या हो गया, कम हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने जो टॉपिक है वो है दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें देखो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं। पहला है पशु की जाति। पशु जाति, पशु जाति का मतलब है कि वो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। तो जैसे जैसे जातियां चेंज होगी पशु के जो दूध है उनमें भी परिवर्तन आएगा, संगठन में भी परिवर्तन होगा। दूसरा है नस्ल। तो पशुओं की अगर नस्ल बदलेगी तो दूध में जो संगठन है उसमें भी परिवर्तन आएगा। जैसे हो सकता है कि जो एचएफ नस्ल की गाय है उसके गाय के दूध में वसा कम होती है, वहीं साहिवाल श्रेणी की जो गाय होती है उनमें जो होता है अपने जो वसा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगला आता है पशु की आयु। अगला क्या आता है, आयु। इन्हें बस आपको पॉइंट ही ध्यान रखने हैं कि भाई आयु के हिसाब से भी दूध का जो संगठन होता है वो बदल जाता है। अगला आता है इसमें चारा।
नेक्स्ट क्या आता है इसमें, चारा। ठीक है, चारे में ध्यान देना, अगर अपने बिनोला दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बिनोला दे रहे हैं, तो वसा बढ़ेगी। और वहीं अगर अपने दाल वाले दे रहे हैं, दाल वाला जो चारा होता है वो दे रहे हैं, तो दूध की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें वसा के बाद, जो चारा हो गया, चारे के बाद में अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है मौसम का प्रभाव। अगला क्या आता है, मौसम का प्रभाव। अभी देखो जैसे गर्मियाँ, अभी तो मतलब इतनी स्टार्ट हुई, आगे जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी चारा कम मिलेगा, चारा कम मिलेगा तो दूध की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला है ब्यांत का प्रभाव, ब्यांत की अवस्था, ब्यांत की अवस्था। तो ब्यांत की अवस्था में भी यही है कि जैसे जैसे पशु की ब्यांत की अवस्था बदलेगी दूध का संगठन भी बदलता रहेगा। अगला है इसमें अंतरावधि, दुग्ध दोहन की अंतरावधि। दुग्ध दोहन की अंतरावधि का मतलब है कि एक बार जब जैसे मान लो सुबह दूध निकाल लिया और उसके बाद में शाम को दूध निकाल रहे हैं, दोनों के बीच में कितना समय अंतराल है, उसको बोला अंतरावधि। अंतरावधि अगर ज़्यादा होगी तो दूध की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो वो आता है व्यायाम। क्या आता है, व्यायाम। व्यायाम अब देखो ऐसा तो है नहीं कि पशुओं को अपने अनुलोम विलोम करवाने लग जाएंगे, तो व्यायाम का सीधा सा मतलब है कि एक तो पशु ऐसे होते हैं जिनको घर पर ही रखा जाता है, घर पर ही उनका पालन पोषण होता है, दूसरे वो होते हैं जो बाहर चरने के लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब व्यायाम करवाया जा रहा है या पशुओं को चराने ले जाया जा रहा है तो दूध की मात्रा तो क्या होती है, कम होती है, लेकिन दूध का जो अपने कह सकते हैं कि वसा की मात्रा होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अगले आते हैं भौतिक गुण, दूध के भौतिक गुण। कौन कौन से हैं भौतिक गुण, वो देखो भाई। भौतिक गुण, पहला इसके अंदर आता है सफेद रंग। क्या आता है, सफेद रंग। और ये किसके कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण। सफेद रंग जो दूध का होता है वो किसके कारण होता है, कैसीन के कारण। और कहीं कहीं बार पीला रंग भी होता है, गाय के दूध में ज़्यादातर ये होता है। तो पीला रंग जो होता है वो होता है केराटिन के कारण। किसके कारण होता है, केराटिन के कारण। कैरोटीन या केराटिन जो भी आप नाम लेना चाहो, कैरोटीन के कारण होता है। अगला अगर इसमें अपने बात करें तो वो आता है दूध का गाढ़ापन। तो दूध का जो गाढ़ापन होता है वो मापा जाता है सेंटीपाइस से। इसे मापा जाता है सेंटीपाइस से मापा जाता है। और नॉर्मली दूध का जो गाढ़ापन होता है वो कितना होता है, लगभग 1.5 से 2 सेंटीपाइस। तीसरे अगर अपने पॉइंट की बात करें इसमें तो वो आता है दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान वो कितना होता है, लगभग 6.4 से 6.7। थोड़ा सा अम्लीय होता है, कारण इसका ये है कि इसमें लैक्टोज है जिसके कारण थोड़ा बहुत लैक्टिक अम्ल बनता रहता है। वहीं अगर अपने बात करें दूध की विद्युत चालकता, ईसी जो होती है वो होती है लगभग 0.005 महोल्स, 0.005 महोल्स। अगला अगर इसमें देखें अपने तो वो इसमें आते हैं दूध का आपेक्षिक घनत्व। दूध का आपेक्षिक घनत्व ये आता है लगभग 1.028 से 1.032 के बीच में। अगला आता है इसमें दूध का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो होता है दूध का वो होता है लगभग 1.3440 से लगभग 1.3480। ठीक है, ये इतना होता है इसका अपवर्तनांक। तो ये इसके कुछ जो है वो क्या है, भौतिक गुण किसके, दूध के। अगला आता है दूध का वैधानिक मानक। क्या आता है, वैधानिक मानक। तो वैधानिक मानक क्या होते हैं वास्तव में, कि देखो दूध में मिलावट को रोकने के लिए उनमें कुछ एक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं भी, इसमें इतनी वसा होनी चाहिए और इसमें इतना जो है वसा की मात्रा, इतना एसएनएफ वगैरह होना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या होता है कि दूध में मिलावट जो होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोकथाम होती है। तो वैधानिक मानक जो राजस्थान में है उसके हिसाब से दूध में जो फैट होना चाहिए,
यानी जो वसा होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 3.5%। कितनी? 3.5%। और वहीं SNF जो चाहिए वो कितना है? लगभग 8.5%। ये गाय के दूध की बात हो रही है। वहीं अगर भैंस के दूध की बात करें तो भैंस के दूध में जो फैट बताया गया है वैधानिक मानक के अनुसार वो है लगभग 6.07। और SNF जो बताया हुआ है वो कितना है? लगभग 9%। कितना है? 9%। ठीक है, ये वैधानिक मानक है, अभी ध्यान रखना, 6.07 और 9%। अगला आता है विपणित दूध। विपणित दूध का मतलब होता है मार्केट मिल्क, भी ऐसा मिल्क जो मार्केट में अवेलेबल होता है और वो उसका उपयोग कर सकते हैं कोई भी उपभोक्ता पैसे देकर। विपणित दूध का मतलब होता है भी ऐसा दूध जो मार्केट में यानी कि बाजार में उपलब्ध है, जिसका उपयोग उपभोक्ता जो है वो पैसे देकर कर सकते हैं। विपणित दूध भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। देखो भाई कैसे, विपणित दूध में पहला आता है संपूर्ण दूध। क्या आता है? संपूर्ण दूध। होल मिल्क किसको बोलते हैं? संपूर्ण दूध का मतलब है भी ऐसा दूध जिसमें वसा की मात्रा या एसएनएफ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसा निकाला वैसा का वैसा दूध आगे दे देना। इसमें वही आता है फैट इतना, एसएनएफ इतना। भैंस के दूध में फैट 6.07 और भैंस के दूध में एसएनएफ 9%। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है मानकीकृत दूध। क्या आता है? मानकीकृत दूध। तो मानकीकृत दूध में बेसिकली क्या होता है कि दूध चाहे तो गाय का हो चाहे भैंस का हो, उसमें जो फैट और एसएनएफ जो होता है ना उसकी वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। जैसे मानकीकृत दूध में फिक्स है भी जो फैट होगा ना वो फिक्स कर दिया उसने, कितना? 4.5%। और जो एसएनएफ की वैल्यू है वो उसने फिक्स कर दी कितनी? 8.5%। तो जिसमें मान लो कि 4.5% से कम है फैट, मान लो कोई गाय का दूध उसमें 4.5% से फैट कम है तो उसमें क्रीम मिलाई जाएगी। और मान लो कोई भैंस का दूध है जिसमें 4.5% से ज़्यादा फैट हो गया तो उसमें से थोड़ी क्रीम क्या निकाल दी जाएगी बाहर। या ये भी कर सकते हैं कि गाय और दूध जो भैंस का दूध है वो मिक्स कर दिया जाएगा, जिसके कारण जो फैट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4.5। और एसएनएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.5। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है टोन्ड मिल्क। कौन सा आता है? टोन्ड दूध। अब टोन्ड दूध में भी यही है, बस इसमें फैट और एसएनएफ की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। इसमें जो फैट की वैल्यू होती है टोन्ड मिल्क में, फैट ये होता है 3%। और एसएनएफ जो है वो होता है 8.5%। ठीक है, इसमें भी वही कि अगर फैट और एसएनएफ मिक्स नहीं हो रहा है या जितने हैं उतने नहीं आ रहे हैं तो उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा में मिलाया जाएगा। जैसे कि स्प्रेटा दूध को हो गया, या स्प्रेटा दूध का जो पाउडर होता है, मिल्क पाउडर जो होता है वो मिलाया जा सकता है, जिसके कारण फैट और एसएनएफ जो है वो इतने हो जाने चाहिए। अगला आता है इसमें डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड दूध। इसमें भी सेम फैट जो होता है वो 3 से घटाकर अब कितना कर दिया? 1.5%। और एसएनएफ जो है वो कितना हो गया? 9%। इसमें भी वही प्रोसेस होगा कि अगर फैट उतना मिक्स नहीं हो रहा तो या तो इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे या इसमें से क्रीम क्या निकालेंगे बाहर, या इसमें सेपरेटेड मिल्क मिलाएंगे। अगला जो दूध का टाइप आता है वो आता है इसमें पुनः रचित दूध। पुनः रचित दूध। अब पुनः रचित दूध कौन सा होता है? जिसमें वाटर यानी कि जल और दूध का पाउडर जो होता है, दूध पाउडर, वो मिला के बनाया जाता है। दूध पाउडर मिलाकर जो दूध बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पुनः रचित दूध। इसमें जो जल मिलाया जाता है वो होता है लगभग 7 से 8 भाग। क्या होता है? 7 से 8 भाग। और दूध पाउडर होता है वो कितना होता है? 1 भाग। 1 भाग इन द सेंस कि मान लो कि 100 ग्राम अगर अपने दूध ले रहे हैं, 100 ग्राम दूध का पाउडर ले रहे हैं तो उसमें 700 से 800 ग्राम जल मिलाना होगा, बस इतना। ये हो गया पुनर्रचित दूध। इसमें फैट वगैरह की वैल्यू नहीं दे रखी है। अगला इसमें आता है पुनः संयोजित दूध। पुनः संयोजित
दूध। पुनः संयोजित दूध देखो भाई कौन सा होता है, पुनः संयोजित दूध वो होता है जिसमें बटर ऑयल और स्प्रेटा दूध और पानी को मिलाकर बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, बटर ऑयल प्लस पानी प्लस स्प्रेटा दूध जो होता है उसको मिलाकर बनाया जाता है, या सेपरेटेड जो दूध होता है उससे मिलकर बनाया जाता है, या सेपरेटा दूध पाउडर जो होता है वास्तव में उससे बनाया जा सकता है इसको। ये बड़ा तो होता क्या है वास्तव में कि मान लो कि कहीं पर जैसे दूध को पहुंचाना मुश्किल है, तो वहां पर क्या होता है कि सेपरेटेड मिल्क पाउडर लेके आएंगे, उसमें पानी मिलाएंगे। अब उसमें हो सकता है कि फैट की मात्रा कम हो, तो फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, बटर ऑयल मिला दिया जाता है। और अगला आता है पूरित दूध। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, पूरित दूध। तो पूरित दूध कौन सा होता है, वही है भाई, इसमें से क्रीम तो निकाल लेंगे, दुग्ध वसा निकाल कर, दुग्ध वसा के स्थान पर दुग्ध वसा के स्थान पर अपने जो है वो कोई और वसा मिला देते हैं, जैसे कि वनस्पति वसा मिलाते हैं। दूध वसा निकाल, यानी दूध जो होता है उसमें से क्रीम निकाल ली, बेसिकली आम भाषा में समझो आप कि दूध में से क्रीम निकाल ली। अब उस क्रीम की पूर्ति करने के लिए उसके अंदर क्या मिला दिया, वेजिटेबल ऑयल मिला दिया, जैसे पाम ऑयल या कोई और टाइप ऑयल, उसको क्या कहा जाता है, पूरित दूध कहा जाता है। अब अगला इसके अंदर जो आता है वो आता है स्वच्छ दूध का उत्पादन। अब स्वच्छ दूध का उत्पादन कैसे होगा भाई, पशु जो दूध निकाल रहा है वो साफ हो, दूध निकालने वाला साफ हो, दूध जहाँ पर निकाला जा रहा है वो जगह साफ हो, जिस बर्तन में दूध निकाला जा रहा है वो बर्तन साफ होना चाहिए, जिस पशु का दूध निकाला जा रहा है वो पशु भी साफ होना चाहिए, और जिस जगह पे दूध निकाला जा रहा है वो जगह भी क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। इस तरह से दूध 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 बनेगा, वो तो हो गया स्वच्छ दूध। एक होता है सुरक्षित दूध। सुरक्षित दूध का मतलब है कि स्वच्छ दूध हो सकता है कि दूध दिखने में साफ हो लेकिन उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह पड़ा हो, तो वो स्वच्छ तो है लेकिन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसको पियेंगे तो हो सकता है बीमार हो जाए। तो ध्यान देना, इसमें एक लाइन आती है कि स्वच्छ दूध जो होता है वो हमेशा सुरक्षित दूध नहीं होता, क्योंकि हो सकता है दूध दिखने में साफ हो वैसे वो सही ना हो, लेकिन सुरक्षित दूध जो होता है वो हमेशा क्या होता है, साफ दूध होता है या स्वच्छ दूध होता है। अब आगे कुछ एक स्टेप्स दे रखे हैं भी, दूध को जो है वो साफ कैसे करना चाहिए या दूध को साफ कैसे रखना चाहिए। तो इसमें वही बात है भी, जगह जो होती है वो साफ होनी चाहिए, उसको अच्छे से सारना चाहिए, दूध जैसे निकालें जो दूधशाला रहती है वहां से हटा लेना चाहिए। जो दूध निकालने की जो विधि है वो भी अलग अलग, अगर यंत्र वगैरह यूज कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, बर्तनों की बनावट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और जो ग्वाला जो दूध निकाल रहा है वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा, जो गौशाला है वो भी क्या हो, अच्छी हो। अगला आता है कि दूध जो दूषित कैसे होता है। दूषित एक तो दूध बाहर से हो सकता है, एक अंदर से हो सकता है, एक प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो वो है कि भी दूध में कोई गंदगी पड़ी है वो दिख गई, जैसे घास फूस का तिनका वगैरह हो गया, ठीक है, और मक्खी मच्छर वगैरह अगर मान लो गिर गए। तो अप्रत्यक्ष वो है कि अशुद्धि तो है लेकिन दिख नहीं रही, इसका मतलब कोई ना कोई उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणु वगैरह है। अब ये दो तरह से एंटर कर सकते हैं, एक तो अयन के अंदर से, मतलब जहां से दूध निकल रहा है, या तो गाय के शरीर में कोई रोग हो जिसके कारण वो दूध में मिल रहा हो, या शरीर के बाहर आने के बाद में हो सकता है कि जो गाय ग्वाला दूध निकाल रहा है उसके हाथों में कोई रोग हो रखा हो, जैसे कईयों को जो खाज खुजली वगैरह होती है, तो उसके कारण भी दूध असुरक्षित हो सकता है या अशुद्धि उसमें आ सकती है।